जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको, और एक्स सर्विस मैन सोसाइटी के प्रेसिडेंट। सबसे पहले इसके आपको मुबारकबाद, अनअपोज्ड मुबारकबाद आपको हम देते हैं, क्योंकि अनअपोज्ड सिलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सभी ने साथ लिया, बिल्कुल बड़ी बात। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है, क्योंकि जब मुशर्रफ साहब का जो दौर था और उसके बाद उसने बड़ा वोकल होकर इस पे स्टेटमेंट्स दी और क्रिटिसाइज किया उनको, किरदार का फादियत क्या है बेसिकली? फादियत तो बहुत है, तकरीबन 30 लाख एक्स सर्विसमैन मौजूद है। आप हर घर के ऊपर, हर बैंक के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े देखते हैं जो पुराने फौजी हैं, और फिर उसके बाद ऑफिसर भी हैं, मैन भी हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में फौजी मौजूद है, और उसका जो सोच है वो पाकिस्तानी सोच है। वो इलाकाइयत नहीं, लिसानियत नहीं है, वो महदूद सोच नहीं है, उसकी तबीयत क्या है, और उनकी अपनी जो खिदमात रही हैं, उनकी जो खिदमात रही है, और उनको जो उनकी जो कसम उठाई थी, खासतौर पर मैं अपने लिए कहता हूँ, और फिर अपनी पहली जो तकरीर थी उसमें भी ये बात थी कि हमारी कसम तो साकत नहीं हो जाए तो टूटी। अगर हमने वर्दी उतार दी, पेंशनर बन गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी स्टिल अंडर ओथ के पाकिस्तान का दिफा करेंगे। और ये तो है कि जब भी मुल्क को जरूरत पड़ती है तो जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो ऑन ड्यूटी आ जाते हैं। ऑन ड्यूटी आ जाते हैं। कुछ तो रिजर्व लायबिलिटी होती है एज के हिसाब से, जिसके ऊपर रिजर्विस्ट को कहलाते हैं। तो और कुछ ऐसे जैसे होते हैं, जैसे मैं उस एज से तो गुजर चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं जाऊंगा। और हमने हमेशा ये जुमला इस्तेमाल किया कि हमने वर्दियां उतारी, अपने बूट नहीं उतारे। इससे मिसाल ये है कि भाई हम अपने जो स्टिल बूट्स ऑन ग्राउंड। ठीक ठीक। जल साहब, हम बढ़ते हैं आगे। आलमी जो नुक्ता नजर से इस वक्त देख रहे हैं, सीरिया की सूरत हाल नजर आ रही है, और ओबामा साहब बज़ाहिर निप डाउन नजर आ रहे हैं हमें। व्लादिमीर पुतिन जो है उनका जो स्ट्रेचर है इस वक्त बहुत ऊपर नजर आ रहा है। फिर ईरान के साथ जो सीक्रेटली बैकडोर डिप्लोमेसी, क्या आपको नजर आ रहा है? दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है, अंदर से कुछ और मामला चल रहे हैं? ये अमेरिका का स्टाइल ये रहा है। अमेरिका दबाव में है बहुत ज्यादा, इजराइल के दबाव में है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स है उसके दबाव के अंदर, और अब भारत भी उनके गर्दन पे जा बैठा है। यानी अगर इजराइल पहले मौजूद था तो अब भारत भी उनकी गर्दन से, जो स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ है उसके बाद जो उनके मुआहदे हुए थे, लेकिन भारत भी कहता है कि भाई हमारी बात ये मानो। अगर तुम हमें चाहते हो कि चीन के खिलाफ हमने खड़ा होना है, तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कांटा है ये निकाल दो और इसको हमारी बालादस्ती में दे दो, और वहां चले। क्या कुछ कर सकता है अमेरिका मेरा ख्याल है कि बहुत ही मजबूर, और उसके लोग जो है वो बहुत ही महरूम लोग हैं, क्योंकि उनकी बात तो ठीक है, दुनिया के ऊपर उनके नाम के ऊपर हुकूमत की जाती है। ये टैक्स अमेरिकाना जो है, अमेरिका का सारा जो गलबा है दुनिया के ऊपर, तो वो तो होता तो अमेरिकन पीपल के नाम पे है, लेकिन इंतहाई मासूम और बड़े ही कोई बेचारे सादा लोग हैं कि उनको उल्लू बना दिया जाता है। अब वो इस दफा उन्होंने पहली दफा दबाव उनका ये था कि तुम एक और जंग नहीं कर, हम इसके मुकम्मल नहीं हो सकते, और ये एपेटाइट नहीं है इस जंग की, तो उन्होंने डिफीट कर दिया ना ओबामा। ये एक तरफ वो ठीक है, इंटरनेशनल प्रेशर, यूनाइटेड नेशन का बान की मून का वो पोजीशन लेना जो पहले नहीं ली थी, और उन्होंने कहा आपके हमला नहीं होगा, जैसे इराक में कर डाला था बगैर इजाजत के, तो उन्होंने कहा कि आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन के बगैर नहीं होगा। बान की मून ने भी एक पोजीशन ली, और उसके बाद पुतिन का तो एक बहुत बड़ा दबाव उसका पड़ गया। कंपैरिजन मैं करना चाह रहा हूँ वही कि इस वक्त जो सिचुएशन हम देखते हैं, जिस तरह पुतिन साहब अरब स्टेट्स में भी गए हैं, उधर भी मुलाकातें की हैं, फिर उसके बाद उनकी जो एक मूवमेंट चल रही थी, जिस तरह उन्होंने कैंपेन चलाई है, उससे देखते हुए तो ओबामा साहब तो हमें निप डाउन नजर आते हैं उनके सामने। देखिए, सिर्फ ओबामा का नहीं है ये इन्हिताज जो है अमेरिकन सोसाइटी का और उनका एज सुपर पावर, क्योंकि उनकी इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। झूठ बोले उन्होंने हर जगह, इराक के ऊपर झूठ से हमला किया, अफगानिस्तान में यही किया, और कॉलिन पावर में जाना माफिया मानता मुंह छुपाता फिरता है। अभी के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहा ये हमारे पास सबूत है, वो तस्वीरें दिखाई, वो वीडियो दिखवाई, और उसके बाद पता चला कि झूठ था। और हैंस ब्लिक्स जो था, जो उस वक्त इंस्पेक्टर था यूनाइटेड नेशन की तरफ से, वो होता है कि मेरी बैग के पास कुछ नहीं है, लेकिन ये माने नहीं। अब ये सैरिन गैस का आ गया हिस्सा, ये कि जो रिपोर्ट्स थी उसके अंदर भी कुछ साबित नहीं हुआ था। नहीं आई है तो साफ साफ कहा था कि नहीं है अंदर, उन्होंने ये बता।
تو ان کا جھوٹ 9/11 کا جھوٹ, اب ابو غریب کی ظلم, اور پھر اس کے بعد جو ان کے رینڈیشن کیمپ جن کو کہتے تھے, پھر اس کے بعد ان کے وہ جو واٹر بورڈنگ کہتے ہیں کہ ٹارچر نہیں کرنا, ساری ویلیوز کا بیڑا کر خود امریکہ نے اپنے کر جو رولز اس نے خود ڈیفائن کیا. امریکہ خود اپنا سب سے بڑا دشمن بن گیا, اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا. جیسے رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر ہے, پال کینیڈی نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ فال آف دا ویسٹرن, رائز اینڈ فال آف دا ویسٹرن پاور, بڑی اچھی کتاب ہے. اور ویسٹرن پاور کا جو ڈکلائن ہے اس کے اوپر آپ صاف نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی امپائر ٹوٹتی ہیں, تاریخ ہمیں گواہی دیتی ہے, اور یہ تو بیچارے بہت تھوڑا عرصہ انہوں نے یہ رکھا. اور اس کی وجہ کیا تھی, جب بھی اس کا روٹ کاز تلاش کیا جائے گا انگلی اسرائیل پہ اٹھے گی کہ یہ نیتانیاہو جیسے لوگوں نے, اور ان کے جو اسرائیل لابیز تھیں, ایک ایکٹ جس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے اسرائیل پر امریکہ کا جو ہے, یہ بہت پاورفل ہو گیا. کارپوریٹ امریکہ بہت پاورفل ہو گیا, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے پالیسیز کو کہ نہیں ہمیں وہاں تیل نظر آیا ہے اور ہم اس کے اوپر جھپٹیں گے چیزوں کی طرح, اور تم ہمارا ساتھ دو, لہٰذا ملٹری استعمال کی جاتی ہے. لیکن تیل دینے والے خود ان کو بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ. جی تیل دینے والے تو بلاتے ہیں, لیکن آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ وہاں سے سستا تیل دینے کے لیے, اب یہ سیریا کا معاملہ ہے, یہ بہت عرصے سے چل رہا تھا. ایگزیکٹلی میں عرب اسپرنگ کی طرف آنا چاہ رہا تھا, اور جو تنیوزیا, لیبیا اور یہ تمام سلسلہ جو چلا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ آتا ہے, کل ایک انٹرنیشنل چینل کے اوپر رات کو میں رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا جس میں وہاں کے جو اپوزیشن جو کہ اس وقت بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی ہے, وہ کہتی ہے تیسرا فیکٹر ایک اور آ گیا جس میں یہ القاعدہ اور طالبانائزیشن وہاں پہ شروع ہو گئی. جی وہ جو النصرہ ہے وہ تو القاعدہ ہے نا, القاعدہ وہاں پہ آ گئی ہے. اب ان کو ان سے بھی تھریٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہم دو تو لڑ رہے تھے, تیسرا کہاں سے آ گیا بیچ میں. جی اب وہ سپورٹ کریں گے, القاعدہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر اس کی مخالفت بڑھ رہی ہے. انہوں نے سعودی عرب کو کہا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. سعودیہ پلس امریکہ دے آر بوتھ سپورٹنگ دیم. ہاں, اب امریکہ نہیں کھلم کھلا نہیں سپورٹ کر رہا, یہ عرب کا ہے. اور ابھی الجزائر کی جو نقصان ہوا ان کو وہاں پہ, وہاں ان کو داخل کر دیا آپ نے حزب اللہ بھی آ گئی. ویری ہارڈ. حزب اللہ کا جو اس وقت کردار ہے, بیسکلی دیکھا جائے تو حزب اللہ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا. جی تو حزب اللہ بھی بیچ میں داخل ہو گئی نا, اور الجزائر پہ قبضہ ہو گیا تھا باغیوں کا, پھر الجزائر حزب اللہ نے چھڑا لیا. اب الجزائر اتنی اسٹریٹجک پوزیشن ہے, میں فوجی ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد یہ جنگ اسٹیل میٹ ہو گئی ہے, اور اب جو یہ حملہ نہیں ہوا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہیں جو باغی ہیں النصرہ اور دیگر باغی گروپ کے ہیں. ایونچولی کیا ہوگا اس کا, میں آگے کی دیکھتا ہوں نا, ہمیشہ میں تو ایک فیوچرسٹک آدمی ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ ابو دھابی اور جنہوں نے دیا ہے قطر, دبئی, سعودی عربیہ, بذات خود ان کے اوپر وہ آ پڑیں گے, اور غضب جو ہے کس طرف یہ رخ لے کر, غیر و غضب جو ان کا, اور وہاں پہ جو ان کے ساتھ اخوان مسلمین کے ساتھ ہوا ہے اس کا بھی ایک نتیجہ نکلنا ہے. میرا تو خیال ہے کہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں اس موقع کے اوپر, جب کنگ عبداللہ جو ہے وہ بہت بیمار بھی ہیں, بوڑھے بھی ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ ایک تنازع بھی نظر آتا ہے کہ بنے گا خلافت کے, اس کے بادشاہت کا کون بنے گا کون, کیونکہ اس وقت تو پاور تو وکرم کے پاس ہے ان کے, اگرچہ ولی ہے تو سلمان ہے, لیکن ان کو سلمان کی بھی جیسا پیراڈائم شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے, اور چائنا, ایران, رشیا اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے, اور یہ آگ نیچے کی طرف جانے سے پہلے واپس کی طرف آئے گی جس طرح آپ نے ذکر کیا. اب کھل کے میڈیا میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, عرب کو بڑا کریٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ ان کا کردار اس تمام جنگ کے اندر عرب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت نیگیٹو آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, اور آہستہ آہستہ ان کے اوپر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اثرات پڑیں گے, تو رزلٹ کیا, اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے؟ دیکھیے بشار الاسد اگر مجھ سے بھی ظلم کیا بہت, اس میں شبہ نہیں ہے, پہلے شروع کیا اس کے بعد بغاوت ہوئی, اس کو سنبھالنا چاہیے تھا اسے. لیکن بشار الاسد اس وقت سمبل بن گیا ہے مزاحمت کا, کہ جو امپیریلزم غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے پورے علاقے کے اندر, اس کا ایک سمبل بن گیا ہے, اور اس کے اندر بہت سارے کیریکٹر انوالو ہو گئے, جیسے میں نے حزب اللہ کا ذکر کیا, حتیٰ کہ میری اطلاع کے مطابق یہاں پاکستانی بھی جا رہے ہیں,
ये एक मुकद्दस जंग बनती चली जा रही है। कई डेड बॉडीज पाकिस्तान भेजी भी गई है वहाँ। हाँ, डेड बॉडी आएंगे, मुकद्दस जंग बनती है। इसी तरीके से हमारे स्पेशली जिस दिन सिकंदर वाला ड्रामा चल रहा था उस दिन सुना है कि काफी डेड बॉडीज पहुंची गई हैं। डेड बॉडी पहुंची थी। वो उस दिन तो मुर्सी का भी हुआ था ना, कि उसको हटाया गया था उससे एक दिन पहले, तो रिएक्शन का खतरा था, तो एक ड्रामा ये बन बना दिया। तो ये नेटो अलायंस जो है ये टूट रही है। जर्मनी सीरिया के मामले के ऊपर जर्मनी ने कह दिया कि हम तो साथ नहीं, कैनेडा स्टेइंग अवे, कनाडा ने कहा कि मैं नहीं, इटली ने कहा मैं नहीं, स्पेन ने कहा मैं नहीं, बर्तानिया ने हाँ करके ना कर बर्तानिया ने कह हाँ भी की, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको उड़ा दिया। ये पब्लिक ओपिनियन का साथ दिया। अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन 80% से ज्यादा जो मुखालफत कर रही है, अब तो इससे भी ज्यादा हो गई। तो अगर ये सारे, और यूनाइटेड नेशन खिलाफ है और ममालिक खिलाफ है, तो ये अमेरिका की तो शिकस्त हो गई, डिप्लोमेटिक शिकस्त हो गई। और जब सुपर पावर का ऐसा इमेज बर्बाद होता है कि उसके साथी उसका साथ छोड़ के, करीब तरीन साथी जो था फ्रांस के जो मोसियो वॉलेंड है, उनका ये सिर्फ मौकफ रहा कि अगर ये ऐसा हुआ, लेकिन वो अगर मगर करने लग गए। तो इसका मतलब है कि नेटो अलायंस बजाते खुद, लीबिया उनका आखिरी वो था कि जहां पे ये इकट्ठे, हालांकि वहां पे भी ओबामा बाद में आया। ये सिर्फ फ्रांस ने वो किया था, उसके अंदर सार्कोजी की ये रिक्वायरमेंट थी कि तेल हमें मिलता रहे लीबिया का, लेकिन इसके ऊपर ओबामा बाद में आया। लेकिन प्यूटन साहब, मैं माजरत के साथ इंटरप्ट करना, प्यूटन साहब के पास जो इस वक्त वेपन है जिसके ऊपर पूरा यूरोप चुप होता है उनके सामने, और उसमें उनका जो फ्यूल है, जो गैस है जो उनकी तरफ से जा रही है, अगर वो आज बंद कर दें वो कहते हैं जी आप ठुठर के मर जाएंगे। सिमिलरली अगर देखा जाए तो रशिया को आप देख रहे हैं कि एक दोबारा सुपर पावर बनती नजर आ रही है आपको? नहीं, रशिया बजाते खुद सुपर पावर नहीं बन सकता, और ना मेरा ख्याल उनका इरादा है, क्योंकि जो पुतिन ने लेटर लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स को, जो आर्टिकल लिखा है वो बहुत खूबसूरत है। उसके अंदर इसका मतलब है कि उनके जो इंपीरियल डिजाइन हुआ करते थे पहले, उससे हटके अब वो ह्यूमन की छोटी नेशन के बारे में सोच रहे हैं, जैसे चाइना सोचता है। चाइना भी हमेशा छोटी नेशन, हाँ ठीक। तो वो कहता है कि भैया आप दुनिया कैसे चलेगी। अब पुतिन जो है उसका जो सोच है, रशियन सोच, वो बड़ी मैच्योर हो चुकी है। अब वो अपनी महदूद सोच जो उन्होंने इस तरक्कीत के जरिए से बनाई थी, अब उसका खात्मा हो रहा है। इस तरफ नेटो का खात्मा हो रहा है, जो अटलांटिक अलायंस जिसको कहते हैं, और जिसने दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। अटलांटिक अलायंस वेस्ट की पार को बढ़ा के और दुनिया के ऊपर कब्जा करके, जहां कहीं भी रिसोर्सेज जो उनको जरूरत है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए, जो कहते हैं वो दी वेस्टर्न हेरिटेज जिसका नाम रखता है, तो वेस्टर्न हेरिटेज पहले उसको व्हाइट मैन हेरिटेज कहते थे, लेकिन जब से वो ओबामा इलेक्ट हो गया वहां पे, उनका ब्लैक मैन का व्हाइट हाउस हो गया, व्हाइट हाउस में ब्लैक आदमी पहुंचा, अब वो ये व्हाइट मैन हेरिटेज नहीं कहते, अब उसको वेस्टर्न